गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। माय नेम इज़ तरनदीप सिंह। आज की हम इस वीडियो सेशन में करने वाले हैं जो हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पोर्शन रह गया था, जिसमें हमने बताया था कि जो मेटल्स हैं वो कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करती हैं, उसके बारे में हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी सीरीज के साथ। आपको एक्टिविटी सीरीज समझ में आ गया था? अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं दिखा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। सो स्टार्टिंग करते हैं विद रिएक्टिविटी सीरीज। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी सीरीज की तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले लिखेंगे हम इसके नाम देख लेते हैं। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। जो ये वाली मेटल है ये सबसे ज़्यादा क्या है, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। और अगर हम बात करें इनकी सिल्वर और गोल्ड, तो ये क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। ओके, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो जो उनके बीच में है ये मॉडरेट है। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने केमिकल इक्वेशंस वाले चैप्टर में भी किया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग होता है कि जब एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव की जगह ले लेता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होता कैसे है, जैसे सपोज करो अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं। जैसे हम डाउनवर्ड ग्रुप जाते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है या लीस्ट रिएक्टिव है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे सामने जो ग्रुप लगा हुआ है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, मोस्ट रिएक्टिव है या लीस्ट रिएक्टिव है, उसके अनुसार ही वो क्या करेगी, जो भी कोई भी मेटल होगी वो उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स, तो यहाँ पे क्या आएगा। अभी आपको पता है जो आयरन है, ये देखो यहाँ पे आयरन क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। उसके बाद जो कॉपर है ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। जो ये आयरन है ये किसकी जगह ले लेगा, कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो रिएक्शन क्या बनेगी, FeSO4 प्लस कॉपर। कॉपर यहाँ से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। ठीक है, इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें होता क्या है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, सॉरी, वो क्या कर देती हैं, रिप्लेस हो जाती हैं ये लेस रिएक्टिव को। ऐसे भी कह सकते हो कि द लेस रिएक्टिव मेटल्स आर रिप्लेस्ड बाय द मोर रिएक्टिव मेटल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। अगर कोई भी मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बना लेती है, अगर कोई भी मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बना लेती है तो वो क्या बनेगा। अगर यहाँ पे मैं मेटल ले लेता हूँ सोडियम एंड नॉन मेटल ले लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन। ओके, मेटल कौन सी ली, सोडियम, एंड नॉन मेटल कौन सी ली, क्लोरीन। अगर इन दोनों में बॉन्डिंग हो जाती है तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा NaCl, विच इज अ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, तो जो यहाँ पे बनेगा ये क्या है, एक्चुअल में ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का मीनिंग होता है कि ये जो बॉन्ड बनाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग वाला बॉन्ड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड होता है ये आयनिक बॉन्ड होता है, एक्सचेंज ऑफ आयनिक
आयन की वजह से होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है कि वो वाला बॉन्ड जिसमें आयंस जो है वो ट्रांसफर हुए हुए हैं या आयन जो है वो शेयर हुए हुए हैं, उनको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ अगर सोडियम की और क्लोरीन की, तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, इसने क्लोरीन को डोनेट कर दिया, ठीक है। तो जो इनमें बॉन्ड बनेगा ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड होगा, इसको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। सो जो ये वाले टाइप्स के बॉन्ड होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और इन बॉन्ड को हमको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और एक बात हुआ है, जो सोडियम और क्लोराइड के बॉन्ड होगा ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इनमें क्या होती है, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो किसी भी केमिकल्स के जरिए जल्दी से रिप्लेस नहीं होती। सो एक और बात भी है इसमें, एक यहाँ पे गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाते इजीली। तो इसी वजह से जो ये आयनिक बॉन्ड है ये इसको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस वाले प्रोसीजर को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम जान लेते हैं, आपको बुक में दी हुई है एनसीईआरटी की बुक्स में। सो स्टार्टिंग करते हैं विद फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ। सबसे पहले दी हुई है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, जो सोडियम क्लोराइड यानी कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, जो ज़्यादातर हार्ड रिजिड सॉलिड होते हैं। ओके, सो दे आर जनरली हार्ड रिजिड सॉलिड। हार्ड रिजिड सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इसी वजह से जो इनका जो बॉन्ड है, जो शेयरिंग का बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इनको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे सोलबिलिटी की। सोलबिलिटी का मतलब क्या होता है, सोलबिलिटी का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ में घुल जाना, ठीक है। जो NaCl है ये वाटर में तो इजीली डिजॉल्व हो जाता है, पर किस में डिजॉल्व नहीं होता, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इनमें डिजॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आयनिक कंपाउंड जनरली डिजॉल्व इन वाटर बट डू नॉट डिजॉल्व इन पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन। पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन, इनमें डिजॉल्व ये नहीं होता। सोलबिलिटी की बात समझ में आई। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। थर्ड वन इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो अभी हमने बोला कि इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा क्या है, मुश्किल है। अगर इसको तोड़ना मुश्किल है तो यहाँ पे हमको जो एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में चाहिए। इसी वजह से जो इनका मेल्टिंग है और बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। हमको बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा, इसीलिए जो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। सो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अभी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का मीनिंग होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंडक्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब इनमें से करंट जो है वो पास कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो इनमें से जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इनमें से कोई भी करंट नहीं पास करता। क्यों नहीं पास करता, क्योंकि देखो अगर हम बात करें सोडियम और क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स की, ओके, सोडियम और क्लोराइड की, तो इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है भाई, ठीक है। तो इनमें क्या नहीं होता, इनमें कोई भी बच्चे फ्री चार्ज नहीं होता, इनमें कोई भी क्या नहीं होता, फ्री चार्ज जो है इनमें नहीं होता। ओके, अगर इसके पास कोई फ्री चार्ज ही नहीं है तो हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो फ्री चार्ज की वजह से ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रैवल करती है
अगर हम इसमें देखें तो कोई फ्री चार्ज तो है नहीं इसके पास, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, सॉलिड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होगी। पर अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें, अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है ये क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे कहेंगे हम लास्ट वन पॉइंट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट सॉलिड, ये सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट व्हेन दे डिसॉल्व इन लिक्विड it will start conduction. Okay students, ठीक है, they do not conduct electricity at solid, but when they dissolve in liquid they will start conduction. ये conduction करना start कर देती है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, विच इज अकरेंस ऑफ मेटल और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होती है? अकरेंस ऑफ मेटल या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब होता है कि हम मेटल्स को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे नया बना सकते हैं, धरती में से निकाल के मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे उनको एक ओरिजिनल शेप दे सकते हैं, उनको प्योर कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मेटलर्जी। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे मेटलर्जी की। मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी का मीनिंग होता है कि जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी हमारी अर्थ में मेटल्स पाई जाती हैं, देखो अर्थ में पाई जाएंगी ना, हवा में थोड़ी पाई जाएंगी, जितने भी हमारी अर्थ में मेटल्स पाई जाती हैं उनके नेचर के बारे में जानना, उनको स्टडी करना, वो कैसे मिल सकती हैं हमें, हम उसको कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, इस सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। So metallurgy is nothing but it is a science of metals. Okay, so metallurgy is nothing but it is a science of metals. इसके बाद हम बात करते हैं, हमने जो भी स्टडी करनी है मेटल्स के बारे में उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। What are minerals? So minerals का मीनिंग होता है कि जो भी, अगर हम बात करते हैं आयरन की, अगर सपोज करो कि हमने आयरन के कंपाउंड को धरती में से बाहर निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे उसको? ठीक है, ऐसे तो आयरन हमको बहुत सारी फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है, पर हम वहाँ से निकालेंगे जहाँ से हमें वो चीज़ ईजिली मिल जाए, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मिनरल्स। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं मिनरल्स क्या होती हैं। मिनरल्स का मतलब होता है कि वो वाले कंपाउंड जो हमें नेचर से मिलते हैं, और नेचर में हमें कहाँ से मिलते हैं? अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं? उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से निकालते हैं, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। सो मिनरल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। वो वाले नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस जो हमें कहाँ से मिलती हैं? अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं, जिससे जो मेटल्स हैं वो बनाई जाती हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ओर्स की। सो ओर्स क्या होती हैं? ना ओर्स और मिनरल्स को सेम समझ लेते हैं, पर इनमें क्या होता है? डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है? जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ आयरन की, ऐसे तो आयरन हमको बहुत सारी जगह पे मिल सकता है, पर हम वो सारी जगह में से आयरन को निकालना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि हो सकता है कि उस आयरन को निकालने से हमको ज़्यादा खर्चा आ जाए। तो हम क्या करते हैं? हम उसी वाली जगह से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं जहाँ से वो हमें ईजिली मिल जाए और प्रॉफिटेबली मिल जाए। सो ओर्स क्या होती हैं? ओर्स आर दोज मिनरल्स where metals can be extracted easily and profitably.
ओके। ओर्स क्या होती हैं? ओर्स वो वाले मिनरल्स होते हैं जिससे क्या हो सकता है, जो कि हमें इजीली मिल जाते हैं और जो हमें बहुत ही ज़्यादा कम दाम पे कम खर्चा करके इजीली मिल जाते हैं नेचर में, वो हम उसको क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। इसके बाद ओर्स के बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं इसको रेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ तक। सो ओर्स के बाद हम बात करते हैं, सपोज करो कि हमने क्या किया, ओर्स को बाहर निकाल लिया। अभी जो ओर्स होगा ये कोई प्योर फॉर्म थोड़ी होगी ना, इसके साथ बहुत सारे सैंड के, डस्ट के पार्टिकल्स लगे होंगे, ठीक है। तो उन सैंड और डस्ट के पार्टिकल्स को हम बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? गैंग पार्टिकल्स। ओके। सो गैंग पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है? गैंग पार्टिकल का मीनिंग होता है कि जो ओर्स के साथ हमें एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है, उसको हम बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स, लाइक सैंड, डस्ट, सिल्ट। ओके। सो जो ये वाली चीजें हैं ये क्या है एक्चुअल में? ये सभी क्या हैं? ये गैंग पार्टिकल्स हैं। अगर इसको हम निकालेंगे कैसे? जैसे सपोज करो कि मिनरल्स मिले, हमने इसको धो दिया या किसी भी प्रोसेस के थ्रू इसको साफ कर दिया, तो ये जो सेपरेट जो ये गैंग पार्टिकल्स हैं ये क्या हो जाएंगे? वहां से सेपरेट हो जाएंगे। Impurity present in the ores in the form of sand, silt, dust, mud, etc. are known as gang particles. सो समझ में आया गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं? गैंग पार्टिकल्स का मीनिंग होता है कि जितनी भी इम्प्योरिटीज ओर्स में प्रेजेंट होती है, जैसे मिट्टी वगैरह लगी हुई है या कुछ भी लगा हुआ है, तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट की। कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है और एनरिचमेंट का मीनिंग क्या होता है? एनरिचमेंट ऑफ ओर्स के बारे में। कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है जितने भी गैंग पार्टिकल्स हैं, जितने भी मिट्टी वगैरह के कण हैं जो, या फिर कोई भी मड वगैरह है जो ओर्स के साथ चिपकी हुई है, इसको हम धो के या किसी भी फिल्ट्रेशन के मेथड के थ्रू इसको हम साफ कर दें, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इस चीज़ को हम बोलेंगे एनरिचमेंट ऑफ ओर या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेती हैं, द रिमूवल ऑफ gang particles from the ores is called concentration or enrichment. The process. So बेसिकली कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट क्या होती है? द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर्स इज कॉल्ड कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट। ठीक है। जितने भी हमारे ओर्स के साथ जितने भी गैंग पार्टिकल्स लगे हुए हैं, इनको धो के या किसी भी मेथड के थ्रू इनको साफ कर देना, इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इन चीज़ों को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मेटल्स हैं इसको प्योरीफाई कैसे किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने कंसंट्रेशन की, ये इससे कोई भी मेटल जो है वो 100% प्योर नहीं बन जाएगी। इसके लिए हमको अलग अलग मेथड करने पड़ते हैं। अगर हमें इस गैंग पार्टिकल्स को बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसकी कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर्स कर देंगे, जिसके थ्रू क्या होगा? ये सिर्फ ओर्स ही रह जाएंगे और जितने भी गैंग पार्टिकल्स हैं ये यहाँ से क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे या फिर यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें ओर्स की, तो ओर्स में क्या होते हैं? गैंग पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे सपोज करो कि हमने अर्थ की क्रस्ट में से कोई भी मेटल निकाली, सपोज करो आयरन निकाली, और उसके बाद क्या हुआ कि जो वो ओर है उसके साथ गैंग पार्टिकल्स लगे हुए। अभी हमने इसमें पढ़ा कि ओर्स को हम गैंग पार्टिकल्स से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पास यहाँ पे ओर्स की जो मेटल होगी, ये क्या होगी? ये कभी भी प्योर नहीं होगी, ये प्योर यहाँ पे नहीं बनेगी अभी तक। इसको प्योर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। सो सबसे पहले जो हमारी ये मेटल हैं ये भी 3 टाइप्स की हो सकती हैं। या तो मेटल्स हो सकती हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हो सकती हैं, या फिर मॉडरेट हो सकती हैं जो बीच में होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हो सकती हैं, या फिर क्या हो सकती हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो सकती हैं।
ओके, सो कैसे कैसे मेटल्स हो सकती हैं, या तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हो सकती हैं, मॉडरेट हो सकती हैं, या फिर हाईली हो सकती हैं। मॉडरेट की एग्जांपल में यहाँ पे मैं जिंक ले लेता हूँ। ओके, सो जिंक की अगर बात करें, अगर हम बात करें मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की, तो ये भी फर्दर दो टाइप्स की होती हैं। एक तो होते हैं बच्चे मेटल सल्फाइड, मेटल जिसके साथ सल्फाइड लगा हुआ हो, मतलब एस लगा हुआ हो। ओके, और एक होते हैं मेटल के साथ अगर कार्बोनेट लगा हो, मतलब मेटल के साथ लगा हो सकता है CO3। ओके, मेटल के साथ क्या लगा होगा, CO3 लगा होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ से हमने यहाँ पे जिंक का कंपाउंड लिया था, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक सल्फेट, और यहाँ पे क्या होगा, जिंक कार्बोनेट। ओके, यहाँ पे एक ले लिया हमने जिंक सल्फेट, और ये यहाँ पे ले लिया जिंक कार्बोनेट। अभी इसकी रिएक्शंस कैसे होगी, जो जिंक सल्फेट है, जो ये वाला जिंक सल्फेट है, अगर हमने इसको जिंक, इसका जो प्योर वाला जिंक है, अगर इसको सल्फाइड से बाहर निकालना है, तो हम इसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं, हम इसका सीधा ही बाहर नहीं निकाल सकते। अगर हमने इसको प्योर फॉर्म में बदलना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करना होगा, जिंक ऑक्साइड बनाना होगा। पर जिंक ऑक्साइड बनाने के लिए यहाँ पे हमको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पे हम करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है गर्म करना, बहुत ही ज़्यादा हीट अप कर देना, किसी भी चीज़ को पका देना। सो इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। अगर हम यहाँ पे रोस्टिंग करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पे रोस्टिंग करते हैं इसकी, तो क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, ये क्या हो जाएगी, यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं मेटल कार्बोनेट की या फिर जिंक कार्बोनेट की, तो जिंक कार्बोनेट में हमको करनी पड़ेगी यहाँ पे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन प्रोसेस का मीनिंग ये है कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो वो बाहर चली जाएगी, और वहां पे क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो यहाँ से क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने क्या बना लिया, जिंक ऑक्साइड बना लिया, यहाँ पे भी हमने क्या बना लिया था, जिंक ऑक्साइड बना लिया था। तो ये वाला जिंक ऑक्साइड है, अगर हमने इसको जिंक में बदलना है ओनली, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन आपको सभी को पता होगी, रिडक्शन क्या होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक बन जाएगा, और यहाँ पे और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ओके, हाइड्रोजन ऐड करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रिडक्शन भी करेंगे, इसकी भी हम रिडक्शन कर देंगे, ये भी एज जिंक बन जाएगा। सो जो यहाँ पे हमारा जिंक बना, ये एक्चुअल में ये प्योर नहीं है, ये अभी भी क्या नहीं है, प्योर नहीं है। अगर हम इसको बोले कि ये सिर्फ 90% प्योर है, कितने परसेंट प्योर है, 90%। अगर हमने इसको 99.9% प्योर बनाना है इसको, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हमको बनाने के लिए, जिंक को 99.9% बनाने के लिए हमको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन करते हैं यहाँ पे, या फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो ये वाला मेटल है, जो ये है मेटल जो कि 90% प्योर थी, यहाँ पे 99.9% प्योर बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी हमको सेम ही करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इसके बाद अगर हम बात करें हाईली रिएक्टिव मेटल्स की, अगर हम बात करें पहले लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की, तो इनमें भी क्या होती हैं, इनमें भी ज़्यादातर, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मरकरी की। ओके, इसमें भी सेम प्रोसीजर ही होगा। इनमें से जो रूल लगता है, ये RRR रूल लगता है, RRR। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जैसे हमने जिंक में किया था, सबसे पहले इसके साथ क्या लगा होता है, सल्फाइड लगा होता है। जितने भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ सल्फाइड लगा होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने की वजह से क्या चला जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकल जाएगी वो, और जो ऑक्सीजन है उसके साथ लग जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रिफाइनिंग कर देंगे।
तो लीस्ट रिएक्टिव मेथड में होगा क्या कि पहले क्या होगी रोस्टिंग, सेकंड नंबर पे क्या होगी रिडक्शन एंड थर्ड नंबर पे क्या होगी रिफाइनिंग होगी। एक इसकी एग्जांपल करके दिखा देता हूँ मैं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखो लीस्ट रिएक्टिव की मैं यहाँ पे एग्जांपल कर देता हूँ। जैसे हमने मर्करी लिया था, मर्करी के साथ सल्फाइड लगा हुआ है, ठीक है। अगर हमने इसको सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे रोस्टिंग करेंगे। अगर हमने इसको रोस्ट किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से HCO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो बाहर निकल जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे रिडक्शन कर देंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा Hg प्लस H2O। ओके, तो जो ये बात हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिफाइनिंग करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा जो ये वाली मेटल है ये 99.9% क्या बन जाएगी प्योर बन जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें हाईली रिएक्टिव मेटल्स की, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होती हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स का मीनिंग होता है कि जो बहुत ही ज्यादा छेती रिएक्ट किसी के साथ कर जाती है। इसमें हम एग्जांपल ले लेंगे सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो जो ये रिएक्टिव मेटल्स होती हैं इनको हम इजीली चेंज कर सकते हैं, 99.9% प्योर मेटल में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, अगर हम इसको सीधा ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, अगर हम इसमें सीधे ही इलेक्ट्रिसिटी सेपरेशन कर दें, इलेक्ट्रिकल सेपरेशन कर दें, तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन जो गैस है ये बाहर निकल जाएगी और जो ये मेटल होगी ये 99.9% क्या होगी यहाँ पे प्योर मेटल मिल जाएगी। अच्छा, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी सेपरेशन करके सीधा ये इसको 99.9% में बदल दिया, पर इसमें हमने इतना जो झंझट किया है ये क्यों किया है, क्योंकि जो ये वाली प्रोसेस है ये केमिकल के थ्रू हो सकती है और जो ये वाली प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा कम खर्चे वाली प्रोसेस है, ये हमें बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती रूप में हमें मिल सकती है। अगर हम बात करें ये वाली प्रोसेस की तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है और इसको केमिकल से कर ही नहीं सकते हम, ठीक है। तो इसको करने का सिर्फ यही एक जरिया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, आपका सोडियम और क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।